ओम प्रकाश जी, मॉर्निंग। कल के 2-3 क्वेश्चंस थे विच वर परफॉर्मेंस रिलेटेड। कई बच्चों ने स्कोर्स डाले हुए थे अपने कि वो 360 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। एक मैक्सिमम स्कोर उनका 360 है, दे वांट टू इम्प्रूव। सो आपकी प्रेजेंटेशन का सेशन जो है उसके अंदर ऑलरेडी ये दो तीन पॉइंट्स आपके बचे हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज। जी सर, ठीक है सर। सो फ्लोर इज योर्स, प्लीज स्टार्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है ई पाठशाला के अंदर। और आज जो है हम, जैसे कि कल बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस थे कि जो है स्कोर एक जगह रुका हुआ है या उससे ऊपर नहीं जाता। कईयों का कहना है कि अगर पहले 3 कार्ड अच्छे कर दिए तो 3 आखिरी खराब करके भी वहीं आ जाता है स्कोर। मतलब एक सेट पैटर्न हो गया कि जितना स्कोर अभी चल रहा है वो घूम फिर के वहीं आना है, उससे आगे वो जो है वो स्कोर जा नहीं रहा है। तो करना होता क्या है, मोस्टली एक आदमी का कंफर्ट जोन हो जाता है कि मेरे को जो है इतना स्कोर, एक दिमाग के अंदर उसके हो जाता है कि मैं इतने का शूटर हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको कॉन्फिडेंस है 560 मारने का, तो मैच में घूम फिर के आप 560 पे ही पहुंचते हो या उससे 2-4 पॉइंट नीचे रहते हो। होता क्या है कि आपका दिमाग उतने ही स्कोर के लिए प्रिपेयर है। आपकी जो तैयारी है, प्रैक्टिस है, मेहनत है या टेक्निक है, वो इतने ही स्कोर की है आपके दिमाग के हिसाब से। बेशक आप प्रैक्टिस में ज्यादा मारते हो, लेकिन मैच में आप उतने ही स्कोर के लिए प्रिपेयर हो। उससे बड़ा स्कोर के लिए आपने खुद को प्रिपेयर नहीं किया। तो सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन क्या है? जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे हाथ में एक पेन है और वो नीचे गिर गया, तो अभी मेरा दिमाग मेरी बॉडी को ऑर्डर देगा कि पेन नीचे गिर गया, इसको उठाना है। तो मेरी सिर्फ झुकूंगा और नीचे सिर्फ 2 उंगलियां और ये अंगूठा जाएगा, मैं पेन को उठा लूंगा आराम से। मेरे बॉडी को ऑर्डर मिला ये पेन उठाना है, तो मैंने उठा लिया। अब इसी की जगह अगर 50 केजी वेट है तो मैं एक ऐसे उंगलियों से नहीं उठाऊंगा उसको। मुझे पता है, दिमाग अपने आप बॉडी को बोल देगा कि आप पूरी तैयारी कर लीजिए, बढ़िया इसमें ताकत लगने वाली है और ताकत लगा के उठाना पड़ेगा, कमर का भी ध्यान रखना। ये कहाँ से आया ये ऑर्डर? ये दिमाग का इंटेलिजेंस है। दिमाग आपको, बॉडी को ऑर्डर देगा कि ये काम आपने करना है, ये ऐसे होगा। तो वैसे ही बड़े स्कोर के लिए भी जब तक दिमाग ऑर्डर नहीं देगा, आपकी बॉडी उतना स्कोर नहीं मारेगी। और ये होता कहाँ से है? देखिए, इसकी एक जो होती है ना, सेल्फ इमेज। हर आदमी की एक सेल्फ इमेज है कि मैं इतने स्कोर का शूटर हूँ, या मैं इतना मार सकता हूँ, या मैं इससे ज्यादा आगे जा नहीं पाता हूँ। तो वो एक सेल्फ इमेज उतने पे ही सेट होगी। तो उसको आपने क्या करना है, सबसे पहले आप सीखिए। आप क्या क्या करना शुरू कर दिया कि आपने ड्राइविंग सीखी नहीं और टीवी पे किसी मूवी पे स्टंट देख लिया गाड़ी का, और वो स्टंट मारने की कोशिश कर रहे हैं। स्टंट इज सेम लाइक योर स्कोर। आप शूटिंग करना या गोली चलाना अभी तक सीखा नहीं है और आप स्कोर के पीछे पड़ गए कि आपको स्कोर चाहिए अभी, तो वो चीज के ऊपर मत जाइए। वहां जाएंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले तो सही तरीके से गोली चलाना सीखें, उसके बाद में स्कोर कैसे आना है। स्कोर के ऊपर अपने को जाना ही नहीं है। दिमाग में सिर्फ आपकी ये चीज रहनी चाहिए कि मुझे मेरी टेक्निक से मतलब है, मेरे को सिर्फ गोली चलानी है, मैं सिर्फ गोली चलाने से मतलब रखूंगा। और उसके बाद आप अनलिमिटेड स्कोर आने दीजिए। उसकी मतलब दिमाग में एक फिक्स करके मत रखिए कि मेरा 95 का कार्ड का सीरीज चलना चाहिए और 570 के आसपास मेरा स्कोर जाना चाहिए, या 97 का चलना चाहिए तो मेरा 582 के आसपास स्कोर जाएगा। ये जो कैलकुलेशन है, ये ड्यूरिंग द मैच प्रैक्टिस के दौरान इसको आप खत्म कर दीजिए और खुल के खेलिए। सिर्फ खेलने के लिए खेलिए, जाने दीजिए जितना जाता है। और इसकी प्रैक्टिस के लिए आपने क्या करना है कि बिना स्कोर किए हुए गोली चलानी है। अगर कोई पेपर टारगेट पे कर रहा है तो 9 और 10 का खाना जो उसमें टारगेट में, उसको कट कर दीजिए, आगे टारगेट लगा दो, उसके ऊपर फायर करते जाओ। गोलियां उसके 9 में से 10 में से जा रही हैं, जाने दो। लेकिन आपने क्या करना है, अपने आप को सिर्फ परफेक्ट चलाने के लिए ट्रेन करना है, ना कि वो 10 कितने हुए, 9 कितने हुए गिनने के लिए। जिस दिन आपकी बॉडी में ये चीज सबकॉन्शियसली घुस जाएगी और ऑटो मोड पे आप आ जाओगे, उसके बाद स्कोर अपने आप लगना शुरू होगा। उसके बाद एकदम से मिरेकल होगा, स्कोर अच्छा आ जाएगा। लेकिन आप क्या कॉन्शियसली स्कोर को चाह रहे हो, तो वो मतलब आने वाली चीज नहीं है। आपका फोकस जो है, आपका जो कंसंट्रेशन है, वो पूरा स्कोर के ऊपर है। अभी आप कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। आपका पूरा दिमाग जो उस टाइम पे जो है पूरा फल के ऊपर रहता है कि शॉट चलाऊं लेकिन मेरे को 10 चाहिए, 10 लगना चाहिए। एक ये इच्छा होगी, और दूसरी चीज क्या है, बैड ना लग जाए, 8 ना लग जाए और 10 लगना चाहिए।
आप ये 8 और 10 के बीच में ही घूमते रहते हैं और करना क्या है वो भूल ही जाते हैं, इसलिए वो स्कोर नहीं आता है। तो सबसे पहले तो ये कि कितने भी स्कोर के पीछे आप जाना ही नहीं है। दूसरी चीज इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे मान के चलो कि कोई 570 का स्कोर अपने दिमाग में लेके चलता है कि मैं 70 मार लूंगा तो ठीक है और मेरा इतना ही प्रैक्टिस में चल रहा है, मेरा इतना लगना चाहिए। तो अब उस आदमी का जो कंफर्ट जोन है वो 570 का स्कोर हो गया। अब वो जब मैच में जाएगा तो वो सोचेगा कि 95 की सीरीज के अकॉर्डिंग मुझे चलना चाहिए। तो हर कार्ड में जैसे ही 5-5 पॉइंट लेस होते जाएंगे उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। उसको पता है कि हाँ ठीक है 95 लग रहे हैं, इतना मेरा स्कोर है, इतने की मेरी प्रैक्टिस है, मैं इतने का शूटर हूँ, लग रहा है ओके। अब क्या होता है कि लास्ट कार्ड के अंदर, लास्ट कार्ड होने से पहले आपके पूरे पॉइंट्स लेस हो लिए। जैसे कि 30 पॉइंट लेस कर सकते हैं, तो आपने 5 कार्ड के अंदर 30 पॉइंट लेस कर दिए। अब एक भी पॉइंट डाउन करते ही आपका स्कोर 70 से नीचे गिरना शुरू होता है, 69, 68, 67। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो दो तरह के शूटर होते हैं, एक तो जो बहुत बड़ा मजा हुआ है वो उस टाइम पे उस चीज को मैनेज कर जाएगा, पूरा ध्यान अपना टेक्निक पे लेके आएगा और 100 का भी मार लेगा। एक जो अभी दिमाग से कच्चा है वो क्या करेगा, ठीक है 30 पॉइंट लेस हो गए, लेकिन क्या करता है उसके बाद उसका कंट्रोल इतना खो देगा वो कि लास्ट कार्ड 89, 91, 90 इतना खराब कार्ड करेगा कि जो 70 जा रहा था और लास्ट कार्ड 95 मारने से जो 65 पहुंच रहा था वो सीधा आ जाता है 58, 59 के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज मतलब देखा जाता है शूटर के अंदर खास करके। तो इस चीज से भी बचना है अपने को कि ये कैलकुलेशन चले ही ना, बिना कैलकुलेशन की ही मैच को चलने देना है। और जो आप 30 पॉइंट मान लो 70 वाला शूटर 30 पॉइंट लेस होने के बाद जो चार्ज होता है वो पहले पॉइंट से ही होना चाहिए। भाई 70 का स्कोर लेके चल रहे हो तो 30 पॉइंट किस खुशी में दे दिया आपने पहले से ही, मतलब 30 पॉइंट तो आप पहले ही छोड़ चुके हो, मैच शुरू नहीं हुआ उससे पहले 30 पॉइंट का तो आपने प्रिपेयर कर लिया कि 30 पॉइंट तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 30 पॉइंट तो बहुत बड़ी चीज होती है। और उसके बाद जब 30 लेस हो जाते हैं तो आप हर एक एक पॉइंट के लिए जान देने को तैयार हो, वहां पे शॉट छोड़ नहीं रहे हो, सांस घुट रही है, लटके पड़े हो पिस्टल के ऊपर, नहीं, पहली गोली से ही, पहले पॉइंट से ही आपने ये नहीं सोच के चलना है कि मैंने पॉइंट छोड़ना है, छोड़ना ही नहीं, अपनी तरफ से परफेक्शन के साथ में चलाओ और हर पॉइंट के ऊपर करंट आना चाहिए आपको। ये नहीं कि 30 पॉइंट जब तक लेस करेंगे तब तक अपने को कोई करंट ही नहीं आए। तो ये तो हो गया आपकी इसकी कंफर्ट जोन की बात। और कोई सवाल था सर्कल? स्कोर के ऊपर था और साइट, टेक्निक टू इम्प्रूव द साइट। ओके, साइट को इम्प्रूव करने के लिए देखिए 2-3 चीजें साइट पे नजर नहीं जमती है। एक तो ये होता है साइट कि हर फोकस आदमी के को लिए, ये साइट फोकस के क्वेश्चंस हैं। साइट फोकस के लिए 2-3 तो एक्सरसाइज हैं। एक तो त्राटक कीजिए आप। त्राटक क्या होता है कि अपनी आंख की हाइट के अंदर अंधेरे कमरे में बैठिए, चेयर पे बैठे, पलाती मार के बैठे, पद्मासन में बैठे, आंख की हाइट पे कोई दिया या मोमबत्ती जलाएं और अंधेरा कमरा, हवा ना हो, और उस मोमबत्ती की टिप पे फोकस करें। तो आपका जो फोकस है वो बढ़ेगा। आपकी जो साइट को फोकस करने की जो पावर है आंख की, हम हर चीज की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आंख की एक्सरसाइज तो कर ही नहीं रहे हैं, जबकि इसका बहुत अहम रोल है। तो त्राटक आप स्टार्ट कर सकते हैं जब सूर्य उदय होता है, तो उदय होते हुए सूर्य को 15-20 मिनट तक देखें, धीरे धीरे वो कैसे ऊपर आ रहा है। जब अपन पुराने शास्त्रों में जाते हैं तो अर्जुन यही त्राटक करता था, सूर्य वाला। जब सूर्य उदय होता था तो उसको अर्जुन देखता था, और कर्ण जो है वो अस्त होते हुए सूर्य को देखता था। दोनों के ही त्राटक करने की अपनी अपनी विधि थी। एक ही ऐसा धनुर्धर हुआ है जिसके बारे में शास्त्रों में ये मिला है कि अस्त होते हुए सूर्य को देख करके वो त्राटक करता था। तो त्राटक आपने करना है, किसी भी चीज से आप कर सकते हैं, मोमबत्ती से कर सकते हैं, जो पेन की निप होती है उससे भी कर सकते हैं, और आजकल कई तरह के वो इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं उनसे किया जा सकता है, सूर्य उदय हो रहा है उससे कर सकते हैं। तो आंख की एक्सरसाइज करनी है ताकि वो उस साइड पे जमने की उसको आदत पड़े। और दूसरी जो आपकी प्रॉब्लम है वो आंख की नहीं है, कि आपकी जो नजर है वो कई बार क्या होता है भागती रहती है, फोर साइड बैक साइड और टारगेट के बीच में रन करती रहती है। तो उस रन को खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए आपने पहले तो आंख की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि वो फोकस कर सके, और उसके बाद में क्या है कि उसको व्हाइट वॉल पे या जो उल्टा टारगेट लगा करके उसके ऊपर फायर करें, ताकि आंख को आदत तो पड़े। आप ट्रेन तो कीजिए आंख को पहले साइड को देखने के लिए, आंख साइड देखने के लिए थोड़ी बनी हुई है, ये तो हमने गेम डेवलप किया है, हम देख रहे हैं, तो उसको आदत नहीं है उसको देखने की, बड़ी बड़ी चीजें, बड़ा बड़ा व्यू देखने की आदत है। एक छोटी सी चीज देखने के लिए आप उसको चाह रहे हैं, तो उसके लिए उसको ट्रेन कीजिए पहले, उसके बाद में साइड के ऊपर नजर जमनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद प्रेपरेशन में हमारा जो सर, प्रेपरेशन, ओके सर। प्रेपरेशन, हाँ,
मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ. जी. About unable to hear about preparation and how to do it, and can you please tell us again? So last session पे I think जो आप preparation before a competition का discussion कर रहे थे, उसमें audio glitch हाँ. की वजह से they were not able to राइट. understand the whole thing. तो उसको एक दफा please repeat कर दें. ओके, वैसे तो ये जो कुछ एक क्वेश्चन आ रहे हैं, इनके ऊपर एक एक पूरा सेशन मैंने उस पे यूट्यूब पे डाला हुआ है. उस उनमें वीडियोस में काफी सारी चीजें हैं जो आपको मिल जाएंगी. फिर भी मैं आपको दोबारा ये चीज बताता हूँ. देखिए, प्रिपरेशन किसी भी चीज की अगर आपकी नहीं है तो आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते या उसका परफेक्ट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा. डॉक्टर एक ऑपरेशन करने के लिए जाता है, वो भी पहले प्रिपरेशन करता है और हर चीज को चेक करता है कि मेरे को जो जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे वो मेरे पास में है कि नहीं है, मेरा स्टाफ पूरा है कि नहीं है, मेरे स्टाफ की जो ड्यूटी है, जो चीजें मेरे स्टाफ के हाथ में होनी चाहिए तो वो वहां पे है या नहीं है. डॉक्टर भी सारी चीजें चेक करता है. एक इंजीनियर को पुल बनाना है, वो भी स्टार्ट करने से पहले सारी चीजें देखता है कि मेरे पास में मटेरियल आया कि नहीं आया, लोहा आया कि नहीं आया, सरिया आया कि नहीं आया, मेरी लेबर है कि नहीं है. लेकिन शूटिंग में आप लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग हैं जो प्रिपरेशन के नाम पे बिल्कुल जानते ही नहीं कि प्रिपरेशन क्या चीज होती है. तो इसके लिए भी क्या है कि आपको सबसे पहले तो क्या है, कई तरह की प्रिपरेशन होती है. एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है, एक मिड टर्म है, एक मैच के जस्ट बिफोर, एक मैच के दौरान भी है. तो हर तरह की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी. तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैच से जस्ट पहले आपकी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए. 2 से 3 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले आप दिमाग, बॉडी, इनको तो आपने ठीक रखना ही रखना है. कोई ज्यादा वेट वाला उठा पटक या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करना है कि आपको कोई चोट लग जाए, क्योंकि पूरी साल आप तैयारी कर रहे हैं. कंपटीशन से जस्ट पहले कोई ऐसी बचकाना हरकत कर दी जिसकी वजह से चोट लग गई, बाइक से गिर गए, या फिर कोई और ऐसी मस्ती कर रहे हो कि आपस में खेलते हुए कुछ लग गई, या कोई ऐसा गेम खेलने लग गए, कोई कबड्डी खेलने लग गया या तो उसको हाथ में चोट लग गई या कोई उंगलियां मुड़ गई. तो ये आपकी प्रिपरेशन में ही आता है कि ऐसा कुछ भी ना करें. मैच से पहले 2-4 दिन, 5 दिन अपने आप को बचा के रखें. अगर आप कोच हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को इस चीज के लिए ब्रीफ करें कि मैच से पहले वो ऐसी कोई बेवकूफी ना करें. दूसरी बात आती है कि मैच के लिए हम अपना मेंटली और फिजिकली और टेक्निकली क्या क्या चीजें कर सकते हैं. देखो, फिजिकल मैंने आपको बता दिया कि अपने आप को फिजिकली बचा के रखना है. मेंटली ये है कि जितना हो सके नेगेटिव लोगों से दूर रहें, जो आपको ये चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस मैच के अंदर क्या होने वाला है, इस मैच के मेडल से इतना पैसा मिल जाएगा, इस मैच के इससे आपका इंटरनेशनल में सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नेशनल में सिलेक्शन हो जाएगा, या उसके बाद में और कई सारी चीजें होती हैं जो आपके दिमाग में डाल देते हैं. तो उस टाइम क्या होता है, मैच के टाइम वही दिमाग में घूमती है, भाई इस मैच से तो इंडिया टीम सिलेक्ट होने वाली है और मेरा होना चाहिए और पता नहीं क्या होना चाहिए. उसके बाद अखबार में फोटो आ जाएगी, टीवी वाले भी पीछे खड़े हैं, मैंने गोल्ड लिया तो इंटरव्यू होगा मेरा, उसके बाद में ये तो 20 लाख का मेडल है, 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, उसके बाद सबसे पहले तो मैं अपाची निकलवाऊंगा, एक मोटरसाइकिल लूंगा, उसके बाद आईफोन भी लेना है मेरे को. ये सब चीजें आपके मैच के दौरान दिमाग में चल रही हैं और ये आई कहां से, किसी न किसी नेगेटिव आदमी ने बातें आपसे शेयर करते करते ये चीजें डाल दी और कई बार खुद भी जनरेट कर लेता है आदमी. तो इन सब चीजों से भी बच के रहना है. ये आपका मेंटल प्रिपरेशन है, ये चीजों से बचना है. उसके अलावा करना क्या है, करना यह है कि हर वक्त अपने आप को ये समझाते रहना है कि मुझे सिर्फ अपनी टेक्निक से मतलब है, मुझे सिर्फ टेक्निक फॉलो करनी है. और इस गीता का जो एक मूल मंत्र है, इसको बांध के चलो कि सिर्फ कर्म पे ध्यान रहे. फल की ना आप इच्छा करें, ना फल के बारे में सोचें कैसा होगा, क्या होगा, कितना बड़ा होगा. फल अपने आप आएगा, ये बाई प्रोडक्ट है. आपने अगर सही तरीके से सोच चलाया तो 10 लगेगा, किसी का बाप उसको 10 से बाहर नहीं निकाल सकता. और अगर आप दिमाग में कोई दूसरी चीजें लेके चलोगे, जितना मर्जी रोक लो उसको, जितना मर्जी बड़ा पहलवान ला करके खड़ा कर दो पिस्टल दे के, वो भी हिलने लग जाएगा. उस टाइम पे वो नहीं गोली चला सकता. ताकत से गोली लगती तो रेसलिंग वाले पहलवानों को ले आते ना शूटिंग के अंदर, मार लेते गोली. ताकत से नहीं लगेगी. आपको इस चीज का बिल्कुल भ्रम नहीं होना चाहिए. दिमाग में कितनी ताकत है वो है. शरीर को कंट्रोल करना बड़ा आसान काम है, दिमाग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. एक खुले बंदर को जैसे जंगल में छोड़ दिया तो उसको बिल्कुल काम नहीं है तो भी वो डाली टू डाली घूमता रहता है पेड़ के ऊपर. वैसे ही आपका दिमाग है, वो भी घूमता रहता है बार बार, एक बार ये थॉट, एक बार वो थॉट, एक बार ये थॉट. तो उस दौरान आपने क्या करना है, अपने को करना क्या है मैच में, उस चीज के लिए प्रिपेयर करना है. और उसकी रिहर्सल दिमाग में इतनी बार करनी है कि वहां जाओ तो आपको वो कोई नई चीज ना लगे. कोशिश करो उससे पहले वो रेंज आप देख लो. नहीं देख सकते, आजकल इंटरनेट का जमाना है, हर एक जगह जहां भी आप जा रहे हो, जहां कंपटीशन है, वहां की रेंज की फोटो निकालो, देखो, उसको इमेजिन करो कि हाँ ये मेरी रेंज होगी, इसके अंदर मेरे को जाके मैच करना है, इसमें कोई सी भी लाइन पे मेरे को मैच का लाइन मिल सकता है, वहां पे मैं मेरे को मैच करूंगा. उसके बाद में मेरी टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, मेरे को साइटर चलाने हैं तो ओके, साइटर में मेरे को क्या चीज चेक करनी है, साइटर में मैंने चेक करना है कि जिस रेंज से मैं प्रैक्टिस करके मैच खेलने जा रहा हूँ
तो वहां पे लाइटिंग कैसी हो सकती है? अगर वो 10 मीटर, चलो 10 मीटर की बात करते हैं, तो 10 मीटर में भी है तो कई जगह, जैसे आप डोमेस्टिक रेंज से प्राइवेट एकेडमी में प्रैक्टिस करके आ रहे हो सकता है कि लाइट का मेजरमेंट वहां उतना ना हो, यहाँ ज्यादा हो जाए। भोपाल में रिसेंटली अभी नेशनल था, तो उसमें बहुत से लोगों ने कहा कि लाइट आंखों में चुभ रही थी, लाइट नहीं। वहाँ लाइट का पैटर्न अलग है, वो ठीक है, आईएसएसएफ के रूल के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन पैटर्न अलग है। तो बहुत से लोग उसमें डिस्टर्ब हो गए, लोगों को साइड दिखना बंद होगी, टारगेट में आए साइड गायब, ऊपर दिख रही है साइड, टारगेट में पहुंचे साइड गायब। तो इस चीज के लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हो सकता है साइड गायब हो जाए, तो मुझे क्या करना, अगर ऐसी रेंज मुझे मिल गई तो मेरा पूरा का पूरा फोकस होगा साइड को देखना, कि मैं साइड देख करके शॉट चलाऊंगा। और अगर और कोई चीज आपके साथ में हो गई तो उस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहना है। हर चीज को पहले इमेजिन करके रखो, कुछ भी हो सकता है, हर चीज के लिए आपकी प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए मेंटली, और उस चीज की रिहर्सल होनी चाहिए दिमाग में कि मैंने ऐसे ऐसे मैच करना है, मेरी ये स्ट्रेटेजी होगी मैच में। साइटर में ये सोच के चलाऊंगा कि मैंने अपनी लाइटिंग चेक करनी है, उसके बाद मैंने अपना ग्रिपिंग चेक करना है, हो सकता है क्लिक्स की जरूरत पड़ जाए, लाइट कम ज्यादा हुई तो मैंने वो अपना एडजस्ट करना है। इस चीज के लिए आपने साइटर चलाने, इसलिए नहीं कि साइटर में भी चला करके बाद में पीछे आओ आकर के बोलो साइटर तो 98 का था लेकिन पहला कार्ड फिर 89 का हो गया, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये चीज तभी होगी जब आप साइटर ही गलत उद्देश्य से चलाएंगे। तो इस चीज का साइटर में ध्यान रखना है। उसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है, तो मैच में आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, फंडा क्या होना चाहिए। मैच शुरू होते ही बुखार चढ़ जाती है, जैसे ही इधर चंदेल सर बोलते हैं कि मैच टाइम स्टार्ट, उसके बाद में बिल्कुल बुखार होना शुरू हो जाता है आप लोगों को। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि अब आपका उद्देश्य गलत हो गया है, अब आपको सिर्फ 10 चाहिए वहां पे। तो आप क्या कार्रवाई क्या थी आपकी, क्या करनी थी, क्या करने के लिए आए थे, प्रैक्टिस में क्या किया, वो सब ब्लैंक है एकदम से। और उस टाइम पे एकदम चाहे वहां पे एक बुजुर्ग आदमी को भी खड़ा कर दो, लेकिन प्रेशर के अंदर वो एकदम ब्लैंक हो जाता है, बच्चे की जैसे हो जाता है एकदम, वो कुछ भी नहीं सूझता उसको, कितना भी समझा लो वहां पे नहीं होगा। और मैच खत्म करके पीछे आते वो ज्ञान देने लग जाएगा कि यार इस चीज पे ध्यान दे लेता तो मेरा बस बढ़िया हो जाता, 2 पॉइंट और हो जाते, 5 और हो जाते, फाइनल में आ जाता, बस मेडल आने ही वाला था, 2-7 मार गया, बस खराब हो गया। ये है, तो ये सब चीजें जो है ना वो तभी होती हैं जब आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है मैच की। तो मैच में आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैंने पहला कार्ड किस हिसाब से स्टार्ट करना है। मान लो पहले कार्ड में किसी को डर लग रहा है, वैसे तो डर के ऊपर मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ, आपका डर आज खत्म ही कर दूंगा, जिंदगी में कभी डर लगेगा ही नहीं आपको। फिर भी अगर किसी को है तो आप स्ट्रेटेजी बनाइए। दिमाग जो है ना, इससे दोस्ती होनी चाहिए, इससे दुश्मनी करोगे ये मरवा देगा। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि इसको पटा के रखो, इसको बोलोगे चलो ठीक है मैच स्टार्ट हो गया, ओके चलो फाइन मैच स्टार्ट करते हैं, ये चलो पहली गोली ये मेरे इष्ट के नाम से, जिसकी अब आप पूजा करते हो, जिसको आप भगवान मानते हो, कोई भी इष्ट आपका देवता है उसके नाम से पहली गोली उसके चरणों में समर्पित, तो चलाओ आराम से। फिर आपका डर, आपका जो टेंशन है वो आधा हो गया, आपने एक फंडा लगाया, ठीक है वो पहली भगवान के नाम से मैंने चला, जहां भी लगे भगवान की मर्जी ले लेगा। दूसरी चलाई आपने, ठीक है ये कोई माँ बाप के नाम से चला देता हूँ, ये दोस्त के नाम से, भाई के नाम से, 5-6 गोली आप चलाओ, आप रिदम में आ गए। आपने अपने दिमाग में जो 10-10-10 घूम रहा था, अब उसको आपने हटा करके क्या है कि एक इमोशन के ऊपर डाल दिया, भगवान पे चले गए, थोड़ी श्रद्धा आ गई, थोड़ी सी शक्ति आ गई, थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हुआ, तो आपका डर जो हार्ट बीट है वो थोड़ी सी कम हो गई है। उसके बीच में आपको और भी कोई दिक्कत आ रही है, 1-2 ड्राई कीजिए, ड्राई में ये सोचिए कि हाँ मैंने ये ड्राई करनी है प्रॉपर, तो आपने ड्राई में जैसे दबाया, ड्राई में दबाते ही अपने आप को बोला हाँ ऐसा ही मुझे अब लाइव शॉट चलाना है। तो ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ में आप अपने मैच को खत्म कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना प्रिपरेशन के बारे में। अब आपका मेन एक जो पॉइंट है, स्लाइड एक बार दिखाओ, जितने स्लाइड दिखाइए। आज जो ये कंफर्ट जोन का अपना हो गया, कंफर्ट जोन वही है जो बोलते हैं कि 560 का स्कोर है उससे ऊपर नहीं जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, आज आपको डर के बारे में, जो मैच प्रेशर का मेरे को एक कॉमन क्वेश्चन काफी टाइम से मेरे पास में आ रहा है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और ये प्रॉमिस है कि आज के बाद आपको मैच का प्रेशर वाला शब्द मेरे पास तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सबके लिए, लेकिन एक्चुअल में है कुछ भी नहीं, तो इसको निकालना बहुत जरूरी है। ये हाँ, ये व्हाट इज चेंजिंग इन मैच, ये भी अपन इसको बताना है पहले। हाँ, इसके ये है मेरी स्लाइड जो है आप देख रहे हैं, व्हाट इज चेंजिंग इन मैच। एक इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड पे जाइए। ये देखिए, ये जो बच्चे अभी इस दीवार के ऊपर चल रहे हैं, इनके हाथ साइड में हो गए बैलेंस बनाने के लिए भी, लेकिन अगर इतनी ही चौड़ी कोई दीवार या कोई फट्टा या कोई जमीन के ऊपर मैं मार्किंग कर दूं, तो आप सब लोग उसके ऊपर वॉक कर लेंगे मजे से। अगर 2 फीट चौड़ी और 20 फीट लंबी अगर मैं कोई मार्किंग करूं, Jitesh, can you bring sir back onto the main screen, please? Yeah, start please, sir. Thank you. Sorry. Yeah, no problem.
तो क्या होता है कि ये जो मैच में क्या बदल जाता है और प्रैक्टिस में क्या होता है, इस चीज के ऊपर मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस में अच्छा मारते हैं कई लोग, लेकिन मैच में नहीं मारते हैं। तो उनके लिए ये बेस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर 2 फीट चौड़ी मैं अगर एक लाइन यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ और उसके ऊपर चलने को बोलता हूँ, तो 2 फीट खूब होती है, आप लोग आराम से उसको वॉक कर लेंगे। लेकिन उसी चौड़ाई की एक फट्टा लगा दूं मैं लकड़ी का और 2 पिलर्स के ऊपर 20 फीट ऊंचा टांग दूं, तो आप सब लोगों को टेंशन हो जाएगी, कोई नहीं चल पाएगा उसके ऊपर और एकदम से ऐसे रोबोट की तरह डोलने लग जाएंगे। अब हुआ क्या भाई, उस पट्टे की चौड़ाई तो उतनी है, जमीन पे आप चल रहे थे 2 फीट के अंदर मजे से, लेकिन जैसे ही वो 2 एंगल के ऊपर मैंने खड़ा कर दिया, चल नहीं पा रहे हो। ये क्या है, आपके अंदर एक नेगेटिव डर आ गया। अब क्या है, आपका ध्यान चलने पे नहीं है, आपका पूरा ध्यान इस चीज पे है, अभी गिरा तो कौन कौन सी हड्डियां टूटेंगी, इस चीज के ऊपर पूरा फोकस आ जाता है। तो आपका ध्यान जो है ना कर्म से हट गया और फल के ऊपर चला गया। और फल क्या है, फल ये है कि गिरने से क्या होने वाला है उस फल के ऊपर। आपका दिमाग 1% भी ये नहीं सोचता, या आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि कोई बात नहीं, 2 फीट का है, 2 फीट पे तो मैं आराम से चलता हूँ, नीचे भी तो चल के आया हूँ, चलो अभी इस पे भी चल लेते हैं। नहीं चल पाते हैं। तो ये क्या होता है, दिमाग के अंदर ये चेंज हुआ, और जैसे ही दिमाग में ये चीज चेंज हुई, बॉडी ने अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। तो इसके बाद अपन आ जाते हैं आगे मैच प्रेशर के ऊपर। ये जो चेंज हुआ ना, ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ। एक्चुअली होता क्या है कि 10 मीटर का डिस्टेंस वही है, लाइट वही है, आपकी गोली वही है, आपकी बंदूक वही है, चलाने वाले वही हो, आपका जो यूज करते हो चश्मा वही है, आपकी ईयर मफ वही है, आपके शूटिंग शूज वही है, एवरीथिंग इज सेम। बट जैसे ही कंपटीशन आया, और कंपटीशन में क्या बदला, कुछ नहीं बदला, एक नाम बदला है कंपटीशन का कि ये प्रैक्टिस है, ये साइटर है, ये मैच है, ये फाइनल है, ये एशियन गेम है, ये ओलंपिक गेम्स है। बस ये एक नाम बदला, नाम बदलते आपके अंदर सब कुछ बदल गया, जबकि बदलना नहीं चाहिए। बदला क्या, प्रैक्टिस में जैसे कर रहे थे वही सब कुछ है, वैसे ही करना है, कीजिए ना। ये एक ऐसा गेम है जिसमें आपको पहले से पता है कि क्या होने वाला है। क्रिकेट में आपको नहीं पता कि बॉलर स्पिनर आएगा या फास्ट बॉलर आएगा, किधर से बॉल फेंक देगा। फुटबॉल में नहीं पता कि पास कैसे आ जाएगा, कुछ भी नहीं। लेकिन शूटिंग में आपको पता है कि आपकी ये बंदूक होगी, इतना केजी की होगी, उस बंदूक से आपने प्रैक्टिस कर रखी है, इतनी बड़ी गोली होगी, आपका सिलेंडर फुल होगा, 10 मीटर का डिस्टेंस होगा, लाइट 1500 लक्स लाइट होगी, उसमें आपने चलाना, आपको कोई छेड़ने वाला भी नहीं है, एसी ऊपर से चली हुई है, उसके बावजूद भी नहीं कर पाते हैं। तो बदला क्या है, कंपटीशन का नाम बदलते ही हमारे अंदर सब कुछ बदल गया। दिमाग ने क्या है, अलग से एक फ्रीक्वेंसी देना शुरू कर दिया है, अलग हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो गए हैं, और उसके बाद में काम अलग तरीके से बॉडी करने लगी है। ऐंठन शुरू हो जाती है, क्रैम्स आने शुरू हो जाते हैं, ब्लाइंडनेस आ जाती है लोगों को, गर्दन टिल्ट होने शुरू हो जाती है, ट्रिगर नहीं चलता है, वहीं ग्रिप टाइट हो रही है और ट्रिगर लग रहा है कि बहुत दबा रहा हूं, लेकिन उंगली 1 mm भी मूव नहीं करती है। ये सब कहानियां शुरू हो जाती है मैच होते ही। तो ये भी इसी वजह से होता है। अब इसके बाद अपन जाते हैं मैच प्रेशर के ऊपर। आज जो मैं मेन टॉपिक आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए एक्चुअल में है क्या, डर क्या है, इसके बारे में सबसे पहले मैं बता दूं। जब इस डर को निकालना ही है जड़ से, तो सबसे पहले हम आज इस डर को जानते हैं। जो मैच प्रेशर है, जो मैच का फियर है, इस फियर के बारे में मैं बताता हूँ कि ये कहाँ से आता है, कैसे आता है और ये क्या है। पहले जानेंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे। जब तक जानेंगे नहीं तब तक निकाल भी नहीं पाएंगे। तो होता क्या है, जैसे कि मैंने ये जो चीजें ली हैं, ये उपनिषदों की कुछ स्मृतियां हैं, कुछ उनके सब पार्ट्स हैं छोटे छोटे। उनके अंदर बहुत पुराना, मतलब लगभग 5000 साल पुरानी ये एक टेक्निक है, या यूं कह सकते हैं कि एक शोध है, जो पुराने हमारे ऋषि मुनि हुए हैं। पहले कोई साइंटिस्ट नहीं होते थे, लेकिन जो 5000 साल पुरानी चीज है वो मैं आज आपको बताता हूँ। और आज के साइंटिस्ट जो हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे मैंने ये चीज का डिस्कस करने के बाद में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये चीज कितनी फैक्ट और फिगर वाली है। जब ऋषि विश्वामित्र थे, उनके टाइम से ये बात आई है कि उन्होंने अपने गुरु से ये क्वेश्चन किया था कि जब मैं युद्ध में जा रहा हूँ, विश्वामित्र पहले राजा थे, उसके बाद में ऋषि बने हैं, तो वो जब किसी युद्ध में गए तो उन्होंने आकर के एक अपने गुरु से ये सवाल किया कि मुझे डर क्यों था इस चीज का, कि मुझे कुछ हो जाएगा। युद्ध से पहले मैं जीता हूँ, मैं लड़ा भी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे डर था, तो ये डर मेरा कैसे निकलेगा। तो उस संदर्भ में ये जो चीजें हैं, महर्षि पतंजलि के भी गुरु जो हुए थे, उनकी एक थ्योरी दी हुई है, उसको मैं बताता हूँ। देखिए, मेन चीज क्या है कि 5 चीजें होती हैं, और लोग कहते हैं ना कि दिमाग में ये होता है, दिल में ये होता है कि मेरा दिल नहीं लगा, मेरे दिल में ये ख्याल आया। भाई साइंस तो इस बात को मानती नहीं कि दिल सोचता भी है। सब तो साइंस तो यही बोलती है कि जो कुछ है दिमाग में, दिल का काम तो सिर्फ धड़कना है। लेकिन एक्चुअल में दिल से क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हार्ट की 5 लेयर हैं।
आपने हार्ट तक कोई चीज जानने के लिए 5 लेयर हैं। पांचों चीजों को मैं समझाता हूँ बॉडी के अंदर। सबसे पहली चीज है ब्रह्म। ब्रह्म जिससे अपना शरीर बना हुआ है, अपनी बॉडी है। उसके बाद में आ जाती है आपकी प्रकृति, कि आप किस प्रकृति के इंसान हो, तामसिक हो, राजसिक हो, सात्विक हो। 3 तरह की प्रकृतियां होगी। ब्रह्म आपका शरीर हो गया। इस शरीर की एक प्रकृति है, वो तीनों में से कोई सी भी हो सकती है। प्रकृति के बाद में आपका आ गया अहंकार, अहम। अहम का मतलब मैं होता है। मैं का मतलब घमंड या अहंकार या कुछ भी, ईगो, कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हैं। साइंस में ईगो बोल देंगे, लेकिन संस्कृत का शब्द है अहम। अहम का मतलब अहंकार है हिंदी के अंदर। तो तीसरी चीज अपनी ये होगी अहंकार। उसके बाद में आता है प्राण। प्राण आपका ब्रीदिंग है, सांसें हैं आपकी जो चल रही है। उसके बाद में आता है एंड में चित्त। चित्त हर चीज को डिसाइड करता है। और चित्त आपके जैसे ही दिल के आखिरी लेयर है चित्त। और उसके बाद में एक चीज है हृदय गुहा जिसको बोलते हैं, दिल की गुफा जिसको बोलते हैं। अगर आप आदमी के दिल की बनावट देखेंगे, किसी भी जानवर के दिल की बनावट देखेंगे या उसको देखेंगे, तो उसके अंदर आपको ये चीज देखने को मिलती है कि एक मोटी नस होती है जिसको हृदय गुहा का नाम दिया है पुराने जमाने में। उनके पास में ये साइंस कहाँ से आई, कैसे उन लोगों ने इस चीज को जाना, मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, साइंटिफिक चीज थी वो, उनकी प्रूव की हुई, और आज के डॉक्टर इस चीज को मानते हैं। हृदय गुहा आखिरी चीज है। अब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज आपके पास में आती है दिमाग में, हर अलग अलग तरह का डर होता है। मान लीजिए मैथ का डर है या कोई और भी किसी भी तरह का डर है, वो यहाँ तक जब पहुंचता है उसके बाद आपकी प्रोसेस बॉडी में वो वापस आती है। कोई भी चीज हृदय गुहा तक जाने में, आपके चित्त तक जाने में कहाँ कहाँ से गुजरती है। चित्त के पास अगर कोई भी चीज पहुंची आपके, तो आपको डर लगना शुरू होता है। किस प्रकार का, कितना डर लगेगा, क्या क्या इफेक्ट होगा, वो मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले ब्रह्म आपके शरीर के पास कोई चीज पहुंची। शरीर, मान लीजिए आप मैच में खड़े हुए हैं और आपका शरीर इसको कर रहा है, तो आपने जाना इसको कि हाँ मैं मैच कर रहा हूँ, ठीक है। चित्त, सॉरी, आपका जो शरीर है, ब्रह्म है, वो इस चीज को जान लिया उसने। सडनली आपने क्या किया, मैच बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन एक्सीडेंटली एक शॉट फायर हो गया, 2 या 3 में लग गया। अब वो चीज चित्त के बाद में कहाँ पे पहुंची आपकी, सॉरी, ब्रह्म के बाद में आपके कहाँ चली गई वो चीज, प्रकृति के पास में। ऑडियोबल हूँ सर? हाँ, या यू आर ऑडिबल, साउंड इज ओके नाउ, या। तो आपके ब्रह्म के पास में वो चीज गई, आपके शरीर ने जाना, और उसके बाद में आपकी प्रकृति पे वो आई। अब अलग अलग तरह की प्रकृति है, वो आपके खान पान के ऊपर भी डिपेंड कर सकती है, आपके पूर्व संस्कारों पे डिपेंड कर सकती है, आप कैसे माहौल में पले बड़े हो उस पर डिपेंड कर सकती है। तामसिक हो सकती है, राजसिक हो सकती है, सात्विक हो सकती है। तो आदमी की जैसी प्रकृति होगी, वो उस 2 या 3 में, मान लीजिए दो में शॉट लग गया, उसके बाद वो रिएक्शन करेगा। कोई कायर किस्म की प्रकृति वाला आदमी है, तो वो क्या करेगा, वो मैच को वहीं गिव अप कर देगा कि लो बस मेरा तो खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, बस कहानी खत्म। वो या तो मैच ही विड्रॉ करके भाग लेगा, या फिर आगे गोली चलाएगा, तो भी उसका एक अलग सेटअप बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक राजसिक प्रवृत्ति का होगा, नहीं कोई बात नहीं, 2 लग गया लेकिन मैं लड़ूंगा फिर से, आगे अभी मैं पॉइंट लूज नहीं करूंगा, मैं 10 ही 10 मारूंगा। तो एक इस प्रकृति का आदमी हो गया, वो फिर से जूझना शुरू कर देगा। एक सात्विक प्रकृति का आदमी हो जाएगा कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, लग गया, नहीं थी किस्मत में, जाने दो, अपने किस्मत का ही नहीं था, आगे चल दो और देखते हैं। तो इस तरह का ये आप कैसा भी रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आपने दिया उस 2 लगने के बाद में, वो जो प्रकृति आपकी है, प्रकृति ने वो चीज अहम के पास में भेजी, आपके अहंकार के पास में वो चीज भेजी। अहंकार के पास में बात आते ही अहंकार क्या करेगा, अरे मैं तो इतनी मेहनत करके आया था, मेरा तो मेडल होने वाला था, और मेरा ये लग गया, वाट लग गई मैच की, ये है वो कुछ भी करके, और वो अहम उसका हिट हो गया। उसके बाद में आपके प्राण के पास में बात पहुंची। जब इतनी चीजों को इफेक्ट करके जो दिल की चौथी लेयर है उसके पास, प्राण के पास में बात पहुंची है, तो वहां से क्या आपकी सांस ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है। ब्रीदिंग उखड़ गया, ब्रीदिंग का जो साइकिल आपका चल रहा था, तो वो आपका उखड़ गया। जब भी आपको गुस्सा आता है या जब भी बहुत खुश होते हैं, तो ब्रीदिंग का पैटर्न चेंज हो जाता है। जब किसी की बीपी ज्यादा होती है, जो डॉक्टर जो नापते हैं ऐसे करके डॉट सी आती रहती है, तो वो ब्रीदिंग का पैटर्न चेंज हो जाता है, तो वो ब्रीदिंग का पैटर्न चेंज हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में आता है चित्त। तो ब्रीदिंग पैटर्न आपका खराब होते ही वो चीज गई चित्त के पास में, और ये एक वाइब्रेशन की तरह जाता है। ये कोई डाक लेके डाकिया नहीं जा रहा है, ये वाइब्रेशंस हैं। पहले आपके ब्रह्म के पास में गई, ब्रह्म से आपके धीरे धीरे एक एक चैनल से होती हुई प्रकृति आ गई, उसके बाद में अहम के पास में गई, और धीरे धीरे ये चित्त तक पहुंची ये बात।
चित्त के पास में आने के बाद क्या हुआ कि एक वाइब्रेशन हुआ, और वाइब्रेशन होते ही दिल में जो वाइब्रेशन हुआ, हार्ट बीट बढ़ती है ना अचानक से। जैसे अपन डरते हैं, जैसे मान लो गली में से नॉर्मली अपन जा रहे हैं, एक कुत्ता बैठा हुआ है, लेकिन हमने नहीं देखा कि हमारे पीछे से एक कुत्ता आया जो कि उसी गली का था जिस गली में आप खड़े हैं, लेकिन ये जो कुत्ता आके बैठा हुआ है यहाँ पे, ये दूसरी गली का था। अब कुत्ते दूसरी गली का देखते ही लड़ते हैं। तो आप जा रहे थे, आप कहीं ख्यालों में खोए हुए थे, और अचानक से पीछे से कुत्ता आकर के जो सामने कुत्ता बैठा उस पर टूट पड़ा, और दोनों एकदम से चिल्लाए हैं, भौंके हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। अचानक से आपको डर लगा और एकदम हार्ट बीट धक 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 बढ़ गई। तो ये जो अचानक से फटाक से बॉडी की जो चित्त में बात पहुंची है, ये जो चीज गई, ये एक वाइब्रेशन गया हर चीज को झेलते हुए। ये इसने आपकी क्या किया, दिमाग के बॉडी के अंदर भी आया, सबसे पहले आपके ब्रह्म के ऊपर आया, उसके बाद आपकी प्रकृति के ऊपर आया। प्रकृति कैसी है, प्रकृति अगर आपकी लड़ाकू किस्म की है तो आप क्या करेंगे, लात मारेंगे उन कुत्तों को। लेकिन प्रकृति दूसरे तरह की है तो आप भागेंगे वहां से, कुछ ना कुछ रिएक्शन करेंगे। जैसी आपकी प्रकृति है वैसा आप रिएक्शन देंगे, तुरंत से हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ऐसा जैसे ही आपका शॉट एक्सीडेंटल कहीं फायर हो गया, 7 लगा, 8 लगा या 2 में लगा, तो क्या एकदम से वो आप सिहर उठे एकदम से, और वो चीज जो है आपके चित्त में पहुंची। जैसे ही चित्त में पहुंची, वो दिल ने एकदम वाइब्रेट किया। वाइब्रेट करते ही जो हृदय गुहा है, जो सबसे मोटे वाली नस है, उसके बाद आगे जितनी आपकी नसें हैं पूरी बॉडी की, वहां से जुड़ी हुई हैं। और वो उन चीजों के अंदर, जैसे ही वो उन नसों के अंदर वो जो वाइब्रेशन गया, उस वाइब्रेशन ने क्या किया, पूरी बॉडी की पल्स रेट बढ़ा दी उसने। पूरी बॉडी के अंदर कंपन शुरू हो गया, कई जगह पसीना छूट गया, और आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, बीपी बढ़ गई। जो डॉक्टर बीपी नापते हैं वो वहीं से नापता है, वो वही जो हृदय गुहा है वही बीपी नापती है, वही पल्स रेट बताती है। तो एकदम से आपकी पल्स रेट बढ़ गई। अब क्या हुआ, अंदर वहां पे बढ़ी, बढ़ने के बाद ये चीज वापस आती है, ब्रह्म तक वापस पहुंचती है। पहले ब्रह्म से लेकर चित्त के पास में गई, चित्त ने हृदय गुहा को संकेत दिया, वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन होते ही पूरी नसों के अंदर ब्लड का एकदम से फ्लो फास्ट बहा। फास्ट बहते ही क्या हुआ, पूरी मसल्स के अंदर कंपन शुरू हो गया, और आपकी बीपी बढ़ गई, और पल्स रेट एकदम से हार्ट बीट हाई हो गई। कई बार देखने को मिला है, लोगों को ये लगता है कि मेरी टांगे कांप रही हैं मैच में। कईयों को ऐसे यहाँ देखते हैं तो एकदम दिल के पास में ऐसे धड़कता है, एकदम ऐसे 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 लगता है कि बस बाहर आ जाएगा। हार्ट बीट गले में महसूस होने लग जाती है, बहुत ज्यादा जब प्रेशर होता है मैच में, तो वो तभी होता है। अब वो क्या, वहां चित्त में पहुंची, और वैसे ही इसका रिएक्शन वापस ब्रह्म तक आएगा। अब जैसे इन सब चीजों से वापस वो चीज ऊपर अपने ब्रह्म के पास में पहुंचती है, तब क्या होता है, ये ब्रह्म क्या है, शरीर है, शरीर के पास वो कंपन वापस आया, शरीर के पास कंपन, और ये आने में कोई मिनटों नहीं लगते हैं, एक क्षण भर का टाइम बहुत है। और ये जैसे ही शरीर के पास में आया, आपकी मसल्स ने आपसे कोऑर्डिनेशन खत्म कर दिया, दिमाग और बॉडी का कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है, समझ नहीं पाते हैं कि अब क्या करूं, क्या हुआ। और आपकी अगले शॉट के लिए एकदम जब जाते हो तो पूरा हाथ कांपने लग जाता है, मसल्स ऐंठनी शुरू हो गई है, ट्रिगर फिंगर चल नहीं रही, अब डर लग रहा है कि अगला शॉट और ना लग जाए, गर्दन टेढ़ी होगी, ब्लाइंड हो गए, पसीना आ रहा है, पानी पी रहे हो, पीना है पानी लेकिन बोतल की जगह उठा रहे हो स्क्रू ड्राइवर, पता नहीं क्या हो जाता है, दिमाग एकदम ब्लाइंड हो जाते हो। तो ये चीजें इस वजह से होती है। तो अब अपने को क्या करना है, ये जो डर है, ये मैंने आपको बताया, ये आता कहाँ से है। मोस्टली जब साइकोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं या जो मेंटल ट्रेनर आते हैं, मैंने भी बहुत लोगों के साथ में काम किया है, लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह का फंडा बताते हैं, ऊपर ऊपर से पॉलिशिंग वाला फंडा बताते हैं। ये जो डीपली ये डर आता कहाँ से है, क्यों आता है, इसका प्रोसेस क्या है, ये मेरे को किसी ने नहीं समझाया मेरे गुरु के अलावा। बाकी जितने भी साइंटिस्ट या मैं किसी लोगों से मिला हूं तो उन्होंने पॉलिशिंग की है ऊपर से कि ठीक है ऐसा हो जाता है, तो आपने उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देना है, 10 से लेके 9 तक गिनो, ABCD उल्टी बोलना शुरू कर दो। आप एक हाथ से जो ये अंगूठी और उंगली है, इसको ऐसे रब करना शुरू कर दो, एक हाथ से ऐसे करो और दूसरे से ऐसे 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 करो, टिप टिप करो, और एक से ऐसे ऐसे करो, ठीक है। तो क्या होगा, थोड़ी देर में आपका ध्यान भटका तो दोनों टिप टिप करने शुरू हो जाएंगी, एक को टिप टिप करना है और दूसरी को ऐसे फिराना है, ऊपर रगड़ना है एक दूसरे पे, ठीक है। वैसे ही दूसरी एक्सरसाइज है, इस हाथ को यहाँ मारना है लेकिन यहाँ वाले को ऐसे चलाना है। थोड़ी देर में क्या होगा, ये दोनों ऐसे चलने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपका कंसंट्रेशन टूटा, आपका ये हो जाएगा। तो ये जो आज साइंस में अंग्रेजी पढ़ करके जो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, वो ये चीजें बताते हैं। अब इसमें क्या है कि थोड़ी देर में तो मजा आता है, उसके बाद में ये अपने हेल्प नहीं कर पाती है। वहां जब खड़े होते हैं, बात जब 2 में शॉट लग गया, अच्छा मैच चलते चलते, तो ये सब फंडे फेल हो जाते हैं। तो करना क्या है, आपने मेन जो प्रॉब्लम है उसको जड़ से खत्म करना है। ये ऊपर ऊपर से अंग्रेजी दवाई लेके पॉलिश नहीं करना है, जड़ में पहुंचे। तो ये हुआ किस वजह से, ये इस वजह से हुआ। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक डोप टेस्ट वाले से भी मिला था। एक मिनट, कैन आई इंटरप्ट इन बिटवीन? हाँ, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन आ रही है कि थोड़ा सा इंग्लिश में इसको
सरल हिंदी में थोड़ा सा न बोले, but let me convert what sir has just now explained in English कि the moment you have a bad shot and what happens is suddenly the thought process or the zone which you have created for yourself, you get out of it and you go for the end result. In that, adrenaline kicks in. The moment the adrenaline is going to kick in, your heart rate goes up. So the only way to control this during a match is by regulating your breathing. If you start breathing, take deep breaths and take deep breaths, expand your lungs, let the thing go up to your stomach and then exhale. That will calm you down. So the panic situation during match with that short time which we have, the only thing we can do is breathing. Nothing else can control it. Jitesh, can you shift to sir? So अभी तक जो सर ने हिंदी में आपको ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, this is basically about how the adrenaline kicks in, and adrenaline kicks in because you have done a mistake, and when you correct that mistake, how to correct that mistake is by breathing. Sir, please go ahead, sir. Okay, sir. Thank you. ठीक है, तो सर ने बिल्कुल सही बताया, ये एक एड्रिनल जो हार्मोन होता है यही काम करती है वहां पे। इसी से रिगार्डिंग मैं कार्डियोलॉजिस्ट से मिला, जो बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट थे, मैंने उनसे पूछा कि ऐसे करके हार्ट में कोई 5 लेयर होती हैं क्या, उनका अलग अलग काम होता है क्या? बोला नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, हम इसको जो डिफाइन करने के लिए 5 तरह के पार्ट होते हैं इसके अंदर, तो हम कई बार ये कोशिश करते हैं कि कोई प्रॉब्लम होती है हार्ट से रिलेटेड तो हम इसको 5 भागों में बांट करके इसकी स्टडी करते हैं। तो मेरे को तब ये कंफर्म हुआ कि इनके साइंस में भी इसके 5 भाग हैं, और 6000 साल पहले जो किसी ऋषि ने एक किताब लिखी है, एक मुनि ने किताब लिखी है, जो साइंटिस्ट है उस जमाने के, तो ये चीजें बिल्कुल एकदम सटीक है। अब क्या होता है, अपन यहाँ तक पहुंच गए हैं कि ये चीज होती कैसे है, अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। बीमारी को, डर को तो जान लिया कि डर आता कहाँ से, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो हर एक चीज के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। हमें जो ये छोटी छोटी जो एक्सरसाइज हैं टिप टिप वाली, इन टिप टिप से काम नहीं चलेगा हमारा। अगर एक्चुअल में हमें इस चीज को परमानेंटली खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं 5 चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, 1 बाय 1। आपका ब्रह्म है, आपका शरीर, शरीर पे काम करना पड़ेगा, इसको आपने परफेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद में जो प्रकृति है आपकी, आपको अपनी प्रकृति सुधारनी पड़ेगी। आपको हमेशा अपना नेचर एकदम खुला रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप ये मन में लेके चल रहे हो कि मेरा तो 10 लग जाए, उसका नहीं लग जाए। अगर ये प्रकृति आपकी है तो जिंदगी में मान के चलिए आपका भी नहीं लग सकता। आपका मैच हो गया, उसके बाद में आप बैठे हुए पीछे, एक शूटर की पिस्टल गिर गई नीचे, टूट गई, उसको पिस्टल चाहिए, वो बेचारा परेशान हो रहा है। आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए और आपकी प्रकृति इतनी सात्विक होनी चाहिए, आप खुद आगे बढ़ के बोलो कि भैया ये पकड़ो पिस्टल, मेरी पिस्टल से मैच करो। ऐसी प्रकृति जितना, जिस दिन आप इतना सात्विक बन जाएंगे, इतना प्योर बन जाएंगे, आप किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, आप किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, आप किसी को बुरी एडवाइस नहीं देंगे। अपनी प्रकृति को सुधारना पड़ेगा उस गंदगी से बाहर निकलने के लिए, तब जाकर के आपकी प्रकृति सुधरेगी। उसके बाद में आपका अहंकार, वो अहंकार से आपको छुटकारा पाना होगा। ये जो मैं मेरा वाला जो भाव है बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा अपने अंदर से। आप अपने अहंकार पे काम कीजिए। जब आप मैं ही नहीं हूं, जब मेरा ही कोई अहंकार नहीं है, मुझे किसी चीज का घमंड नहीं है, मुझे किसी चीज का लालच नहीं है, मुझे कोई अच्छा बोले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है अच्छी बात है बोल दिया, कोई बुरा बोले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ना आपको अच्छे से फर्क पड़ना चाहिए, ना बुरे से फर्क पड़ना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि लंगोट पहन के बाबा बन जाओ, कहीं चले जाओ, सन्यासी बन जाओ। यहाँ रहते हुए भी हम ऐसे ये इन 5 चीजों को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये आपको आपके अहंकार को जो है ना, इसको भी खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका प्राण, तो इसके लिए आपने प्राणायाम करने हैं। बहुत सारे इसमें ब्रीदिंग के पैटर्न्स हैं, वो आप कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आप एक अनुलोम विलोम और ये सब चीजें तो है ही हैं। ब्रीदिंग के लिए आप एक एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए कि 6 सेकंड तक सांस लेना है, इनहेल करना है, 1 2 3 4 5 6 इनहेल, स्टॉप, 3 सेकंड होल्ड। उसके बाद में फिर 6 सेकंड तक उसको रिलीज करना है, एक्सेल, 1 2 3 4 5 6 एक्सेल, स्टॉप, 3 सेकंड चिन टक कीजिए, होल्ड कीजिए 3 सेकंड, उसके बाद में फिर से
6 सेकंड लेना है, 3 सेकंड रोकना है, फिर 6 सेकंड एक्सेल करना है, 3 सेकंड रोकना है। ये ब्रीदिंग पैटर्न को आप फॉलो कीजिए, जितने बार आप कर सकते हैं दिन में कीजिए। उसके बाद जितना हो सके आप ब्रीथ को डीप लीजिए, यहाँ तक नाभि से नीचे तक सांस को आने दीजिए कि आपका जो ब्रीथ है वो एकदम लंबा गहरा सांस आए। और ब्रीदिंग के लिए कुछ एक आसन प्राणायाम वगैरह भी हैं, वो भी हम बताएंगे। अभी तो आपकी ग्रास रूट की क्लासें हैं, मेरे ख्याल से ग्रास रूट के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट जब अपन एडवांस लेवल में आएंगे, अगली फिर से क्लासेस शुरू होंगी, तो इसी के ऊपर मैं एडवांस आपको बता दूंगा, लेकिन इसके आगे आपने फिर काम करना है। तो ये आपका ब्रीदिंग हो गया। उसके बाद आपका चित्त है, तो आप अपने चित्त को सही करने के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप चाहते हैं कि मैच वाले दिन तो मैं एकदम बाबा जी बन जाऊं, मुझे कोई डर ना लगे, मुझे कोई लोभ ना रहे, लालच ना रहे, मैं एकदम मस्त राम होकर के शूटिंग कर लूं, और मैच से बाहर निकलते ही मैं गिनने लग जाऊं, उसका कितना हुआ, मेरा कितना हुआ, मेरा कौन से नंबर पे है, उसका कौन से नंबर पे सिलेक्शन में वो है कि मैं हूँ, मेडल कितने पे आया। नहीं, ये सब गणित के अंदर घुसेंगे, इसका मतलब आपने अपने आप पे काम नहीं किया। जिस दिन आपने अपनी ये पांचों चीजें सुधार ली, ना आपको डर लगेगा, ना आपको खुशी होगी, ना आपको गम होगा, ना दुख होगा। आपको 2 लगने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 लगने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब आपका दिमाग इस चीज को समझने के लिए तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो है वो आप ये इंजॉय कर पाएंगे, मजे ले पाएंगे इस मैच के। और उसके बाद कभी आपको प्रेशर या ऐसी कोई चीज होगी नहीं, मेरे ख्याल से जिंदगी में कभी हो नहीं सकती है। तो ये था अपना डर के बारे में, मैच प्रेशर के बारे में। एक सबसे बड़ी जो चीज मैं आपको बताऊं कि इंडियन ह्यूमन साइकोलॉजी इज डिफरेंट देन वर्ल्ड ह्यूमन साइकोलॉजी। हम लोगों की साइकोलॉजी कुछ अलग है। हर एक डीएनए का ये खासियत होती है, हर एक देश और हर एक एरिया की ये चीजें होती है। हम लोगों को क्या होता है, जैसे कि अभी पिछले 5 दिन से क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे अपने नॉलेज गेन किया, बहुत सारी नई नई चीजें पता चली हैं। आपको पता होना चाहिए, ये जो इंग्लिश वाली प्रॉब्लम आ रही है, ये भी इसलिए आ रही है कि बहुत से लोग विदेशों से भी जुड़े हुए हैं इसके अंदर। अभी थोड़ी देर पहले पता चला, आज जापान से एक कमेंट आया, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा, यहाँ के लोग भी अपनी क्लासेस को देख रहे हैं। तो होता क्या है कि हमें ज्ञान तो पूरा चाहिए। मैं जो आपको एक सबसे काम की बात बताने वाला हूँ कि हमें नॉलेज पूरा चाहिए, सब पता चल जाना चाहिए कि 10 कैसे लगता है, योगा क्या करें, मेडिटेशन क्या करें, टेक्निक क्या होनी चाहिए, टैक्टिस क्या होनी चाहिए, साइड, ट्रिगर, ब्रीदिंग, सब पता होना चाहिए। लेकिन हमें पता होते ही हमारी बीमारी ये है कि हम चाहते हैं कि अब मुझे पता चल गया ना, अब मैं जानता हूं ना इस चीज को, अब तो मेरी शूटिंग अच्छी हो ही जाएगी। लेकिन क्या करते हैं, हम काम नहीं करते उन चीजों के ऊपर। मुझे पता है कि जहर खाने से आदमी मर जाता है, उसके बाद भी मैं जहर खा रहा हूं, तो मुझे पता होने का कोई फायदा नहीं है। इस बात को मान के चलिए। आपको लग रहा होगा कि बस आज तो बुद्धि प्राप्त होगी, ज्ञान मिल गया, अब तो बस चक्के छुड़ा देंगे। कुछ नहीं होने वाला है। 4 दिन बाद आप वैसे के वैसे ही मिलोगे, जब तक इनके ऊपर काम नहीं करोगे। अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता है। महाभारत में अगर चाहते तो कर्म करने की जरूरत क्या थी किसी को, कृष्ण थे ना, सब कुछ कर देते वहीं पे। सबको कर्म करना पड़ा ना, सबको अपना अभ्यास करना पड़ा ना वहां पे, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो आपको जितनी चीजें बताइए, इनके ऊपर अगर आप काम करेंगे, इन सब चीजें को, पैटर्न्स को फॉलो करेंगे, तब जा करके रिजल्ट आएंगे। सिर्फ लेक्चर सुनने से, प्रवचन सुनने से नहीं होगा। बहुत से लोग प्रवचन सुनते हैं, बाबा जी बैठे हैं, प्रवचन दिया, ज्ञान की बातें, बड़ी मीठी मीठी बातें कानों में गई, सुना, बहुत अच्छा लगा, चले गए, मंदिर में घंटा बजा, जय हो बाबा जी की, गए, और वापस बाहर जाते वही लूट खसोट, एक दूसरे की चुगली करना, या जो भी जितने उल्टे काम अपन करते हैं वो सब करने शुरू कर देते हैं। तो क्या फायदा हुआ उस बाबा से सुन के आने का आपका? आपने लाइफ में इंप्लीमेंट तो जीरो है। तो इन सब चीजों का इंप्लीमेंट बहुत जरूरी है। आप लोग इंप्लीमेंट कीजिए पहले, उसके बाद रिजल्ट आएगा। सुन लेने से रिजल्ट नहीं आएगा। मेरे पास में बहुत से लोगों के एडवांस लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, जो यूट्यूब है या फेसबुक है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये सवाल कर रहे हो, इससे पहले वाले तो आपने पूरे कर लिए क्या ठीक से? अगर आप मुझे ट्रिगर के बारे में क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसका मतलब ट्रिगर के बारे में पूछने का हक तब है जब आपने खड़ा होना सीख लिया और ग्रिप पकड़नी सीख ली है। वो दोनों चीजों पे हजारों घंटे खड़ा रह करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ट्रिगर की सोचो आप। तो आप ट्रिगरिंग की बात तो करते हो, लेकिन उससे पहले जब मैं पूछूं कि खड़े रहने की प्रैक्टिस कितने घंटे पे पहुंच गए, एक बार में कितने घंटे खड़े रह रहे हो? नहीं सर, 15-20 मिनट खड़ा रहता हूँ बस। 15-20 मिनट खड़े रहने से तो आपका मसल्स नहीं बना है, अभी तक स्ट्रक्चर नहीं ढाला है बॉडी का, मसल मेमोरी नहीं बनी है। 2-2, 3-3 घंटे एक ही पोजीशन में खड़े रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जा करके ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, ग्रिपिंग के ऊपर, उसके बाद ट्रिगर पे, उसके बाद आगे बढ़ो। जल्दबाजी रहती है, इस
मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों, ये चीज को दिमाग में बिठा के चलो। मेहनत आपने करनी ही पड़ेगी, मेहनत करोगे रिजल्ट आएगा, और वो भी स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क वाला जमाना भी चला गया है कि मोबाइल हाथ में लेकर के 6 घंटे तक खड़े और ऐसे हो गए, हाँ लगे हो इधर, वो कोई मेहनत नहीं है। अपने आप का फुद्दू बना रहे हो आप, तो ऐसी मेहनत की भी जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आप कर रहे हो, छोड़ दो, कोई और दूसरा काम करो। प्रॉपर वर्क, स्मार्ट वर्क, ठीक है। सर तो सर मेरे हिसाब से आज के इनको लिए अभी कोई क्वेश्चन हो बताइए सर। सर क्वेश्चन इज 2-3 क्वेश्चंस व्हिच हैव पॉप्ड अप। एक तो है कि हाउ मेनी आवर्स शुड अ शूटर स्लीप? एक शूटर को कितने 8 to घंटे? 10 आवर, 8 to 10 आवर मिनिमम। 8 आवर्स इतना मिनिमम। इसके अलावा हाँ मिनिमम 8 आवर, 10 आवर नॉर्मल, और 12 आवर्स होते हैं तो और भी अच्छी बात है। मैं 3 ही चीजें मोस्टली प्रेफर करता हूँ, रनिंग, स्विमिंग, स्लीपिंग। ये शूटर को मस्ट है, करनी चाहिए। रनिंग, स्विमिंग और स्लीपिंग, ये तीनों चीज करनी चाहिए। उसके अलावा भी मैं आपको एक चीज और आगे बताता हूँ। ये स्लाइड को आगे चलाना, एक आपको मैं लिंक देता हूँ आगे के लिए, और ये इसका लिंक मैं कैसे भेजूंगा, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। कोशिश करूंगा मैं लिंक भेजने की भी इस बुक का। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो और आपको इसका डाटा पढ़ना है तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। एक बुक का दिया था मैंने। हाँ, क्या है कि इंडिया के अंदर अभी तक शूटिंग के बारे में किसी ने कोई बुक नहीं लिखी है। एक दो चीजें लिखी भी हैं तो उसके अंदर अपनी अलग अलग तरह की बातें लिखी हुई हैं, लेकिन शूटिंग के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं या मेंटल है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, उन पे किसी ने कुछ नहीं लिखा। हाँ यही, हाँ। तो इंडिया के अंदर इस बुक को लोग नहीं जानते, यूएसए के अंदर बेस्ट सेलर बुक रही है, और जो मैंने आपको बताया है उसका 99% इसी में से है, ये मान के चलिए। और ये इंडियन ऑथर है, अपने बीएसएफ के अंदर हैं, डिप्टी कमांडेंट श्री हरि प्रकाश कौशिक जी। इन्होंने इतना सरल भाषा के अंदर, रोमन में भी, इंग्लिश के अंदर भी इतना डीपली एक्सप्लेन किया है हर एक चीज को कि आप लोग मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो। मैंने लगभग यूएसए, जर्मनी और रशिया मिला करके करीब 50 किताबें पढ़ी होंगी शूटिंग की। उन सब में मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन इस एक बुक में आपकी जड़ से लेकर के और पत्ते तक की हर चीज के बारे में बताया हुआ है। और कोशिश ये है कि इसी बुक को ट्रांसलेट करके और दिसंबर तक शायद नेशनल के टाइम पे लॉन्च भी कर दी जाए। अभी इसकी सिर्फ सॉफ्ट कॉपी है इस पे अमेजोन पे, तो वहां से आप इसको ले सकते हैं। और बहुत ही वो है, कोई मेरे ख्याल से फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, इसका कोई वो कॉमर्शियलाइजेशन भी नहीं है। इन्होंने अपनी तरफ से फ्री में ही दिया हुआ है इंडिया के शूटर्स के लिए, खुद इंटरनेशनल शूटर रहे हुए हैं। तो इस बुक के थ्रू भी आप बहुत सारी चीजें जो है वो गेन कर सकते हैं। और दूसरी चीज, पढ़ते रहिए। शूटिंग में सबसे अच्छी एक्सरसाइज ये भी है कि पढ़ाई। आपको किसी भी चीज के बारे में पढ़ना है, शूटिंग की बुक पढ़ करके बोर हो गए, आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दीजिए, साइंस पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप ज्योग्राफी पढ़े, आप एनिमल साइंस के बारे में पढ़े, बॉटनी के बारे में पढ़ें। लेकिन जितना आप पढ़ेंगे आपका दिमाग एक जगह रहना सीखेगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी आपकी। और स्टूडेंट्स के लिए तो शूटिंग गेम बहुत अच्छी बात है कि वो स्टडी भी करते हैं। तो ये आप अपना लाइफ का जो पैटर्न है इसके अंदर डालें। और सर कोई क्वेश्चन? Sir, why don't you explain little bit about the process और डायरी मेंटेन करने के लिए, जो हम लोग एक डायरी हम लोग कहते हैं कि एक डायरी हमको हमेशा मेंटेन करनी चाहिए। सो वीकली टारगेट सेटअप करके डायरी मेंटेन करें। और स्कोर की जो प्रॉब्लम हमारे बच्चों को हो रही है, जो आगे नहीं जा रहे हैं, तो इनको एक एक्सप्लेन करें कि एक दिन का स्कोर इज नॉट इम्पोर्टेंट, कि एवरेज जो है आपकी वीकली एवरेज, वीकली से क्वार्टरली एवरेज, मंथली एवरेज आपकी कैसे आपको इम्प्रूव करके मेंटेन करनी चाहिए। तो उस डायरी के बारे में भी थोड़ा सा बच्चों को ट्रेनिंग के प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस एक्सप्लेन कर दें प्लीज। राइट सर, देखिए ऐसा है कि डायरी का कितना बड़ा रोल है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो आपकी पास्ट हिस्ट्री मांगता है कि आपको पहले क्या बीमारी हुई है, क्या दवाइयां दी हुई, लेके आओ। वो कब आप जाते हैं डॉक्टर के पास में? जब बीमार हो गए। शूटिंग में जैसे ही आप बीमार होते हैं तो अगर आपका कोई कोच ढंग का कोच है तो वो सबसे पहले आपकी डायरी मांगेगा, ठीक है। अब बीमार क्या होते हैं कि आप मान लो आज के दिन बहुत अच्छा स्कोर मार रहे हैं, 6 महीने बाद आपका स्कोर डाउन होने लग गया, तो आपके पास में डायरी नहीं है, तो आप ये पता नहीं कर सकते कि 6 महीने पहले जब आप अप थे तब क्या करते थे और अब आप क्या चीज नहीं करना शुरू कर दी जिसकी वजह से डाउन जा रहा है। तो आपको क्या होगा,
डायरी से ये आसानी होगी कि आप अपने आंकड़ों को एनालाइज कर सकते हैं। और डायरी के अंदर क्या क्या मेंटेन किया जाता है, सबसे पहले उठते ही बिस्तर के ऊपर, बिस्तर से कदम नीचे ना रखें, अपनी नाड़ी पकड़े और अपनी जो पल्स रेट है वो नापें। कितनी आ रही है, 50 आ रही है, 60 आ रही है, 52 आ रही है, जितनी भी आ रही है वो डायरी लिखनी है। डायरी में लिखना है पल्स रेट इतना। उसके बाद में आप कितना बजे उठे वो लिखिए। उसके बाद में आपने क्या एक्सरसाइज किया है, फ्रेश हुए, फ्रेश होने से पहले आपने पानी पिया है या चाय पिया है या दूध पिया है, वो भी उसमें लिखिए। उसके बाद में आप क्या नाम, अपना नाश्ते के बारे में लिखिए कि मैंने नाश्ता क्या किया, एक्सरसाइज क्या क्या की, कितनी देर की। नाश्ता हो गया, उसके बाद आप रेंज के लिए गए तो वहां वार्म अप किया है, वार्म अप में आपने कितनी देर तक क्या क्या किया है वो भी लिखिए। उसके बाद आप पूरा आपका जो प्रोग्राम है कि मैंने आज क्या करना है, वो प्रोग्राम आपके पास एक दिन पहले आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए कि मैंने आज क्या करना है जा करके। तो वो प्रोग्राम निकालिए, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेनिंग कीजिए कि मैंने इतना शॉट आज विदाउट टारगेट चलाना है, इतना शॉट मैंने ट्रिगर पे फोकस करना है, इतना साइट पे, इतना ग्रिप पे, इतना मैंने ब्रीदिंग पे। तो हर एक बॉडी पार्ट की जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनकी अलग अलग ट्रेनिंग है। तो उन सब के बारे में आपने जो है नहीं, you're not audible. Your voice is gone. वॉइस अभी अभी प्रॉब्लम। गया सर? हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया। आ गया ना? वॉइस 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 आ गया। ओके, अभी अभी गया था या पहले चला गया था? नहीं नहीं, एकदम अभी अभी गया था, आप रुक गए थे, ओके इमीडिएटली ओके, रुक फाइन गए थे। फाइन, गुड गुड। एंड तो सॉरी जितेश, वन सर फिनिशेस की दोबारा से स्लाइड दिखा दीजिएगा बुक की, बिकॉज बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं फॉर द बुक अगेन, कौन सी बुक है। सो सर ने जो अभी स्लाइड पुट अप की थी, उस स्लाइड को सर, वन सर फिनिशेस देन यू कैन शो इट मैं सर अगेन। एक चीज है, अगर मैं इस बुक का लिंक अपने चैट बॉक्स में डालूंगा तो सबको मिल जाएगा आई थिंक, हाँ है ना? हाँ, मैं आपको भेज देता हूँ। मिल गया मुझे, लिंक कॉपी हो गया और ये चैट। सर लिंक आया? आ गया आ गया आ गया। सो यू कैन कंटिन्यू। वेरी गुड। हाँ, यू कैन नाउ कंटिन्यू या विद योर। हाँ ठीक है। तो ये उस बुक का लिंक है, आप लोग इस बुक के थ्रू जा सकते हैं, बहुत सारी आपको नॉलेज वाली चीजें मिलेंगी। एंड मैं कहाँ पे था, किस चीज के बारे में बता रहा था? डायरीज के ऊपर थे आप। डायरीज के ऊपर, या राइट फॉर्मेशन राइट ऑफ ट्रेनिंग प्लान, जो राइट। फॉर्मेशन ऑफ तो ट्रेनिंग आप प्लान क्या है है, डेली का। हाँ, रेंज के ऊपर पहुंच गए, रेंज पे आपने अपना प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपने ट्रेनिंग की, तो वो उसमें मेंटेन करना है, डायरी में लिखना है कि मेरी क्या क्या ट्रेनिंग थी, कैसे कैसे शॉट्स लगे। आपके डायरी के अंदर टारगेट के जो ग्राफ है वो बना हुआ होना चाहिए, उसमें आपने सब मार्क करना है किस टाइप से ग्रुप बना, कितने शॉट चलाए, कहाँ कहाँ लगे, वो आपने लिख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट आपने एनालाइज करना है कि मेरी फीलिंग क्या थी आज के दिन, मैच से पहले, इन द सेंस की प्रैक्टिस से पहले मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या था, मैं कैसा फील कर रहा था, मैं दुखी था, मैं परेशान था, मैं खुश था, मैं एक्साइटेड था। जो आपकी फीलिंग है इमोशनली, आप जैसा फील कर रहे हैं वो आपने उसमें लिखना है। उसके बाद प्रैक्टिस के बाद आपने क्या फील किया, कैसा फील किया, ऐसा ऐसा फील किया, ये चीज एकदम खुल्लम खुल्ला क्लियर, जो आपकी लैंग्वेज है जिसमें आपको ज्यादा अच्छा कंफर्ट फील होता है उसमें लिखिए। उसके बाद में क्या नाम है, डायरी हो गई। अब आप क्या कीजिए, उसमें आपकी प्रॉब्लम्स निकालिए कि ये मेरी प्रॉब्लम्स थी आज के दिन, जब मैं ट्रिगरिंग का प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरा जो है ट्रिगर कई बार ठीक से नहीं चल रहा था। तो अभी आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे के प्लान में उसको इंक्लूड करना है कि मुझे ट्रिगर के लिए कल और प्रैक्टिस करनी है। तो आज मैंने ये वाला ट्रिक लगा करके ट्रिगर का प्रैक्टिस किया था, कल मैं इस पैटर्न से ट्रिगर की प्रैक्टिस करूंगा। तो ये सब चीजें आपने डायरी में मेंटेन करना है। उसके बाद में आपने प्रैक्टिस खत्म किया, वापस से स्ट्रेचिंग अपना कूल डाउन किया,
उसके बाद घर गए और खत्म। आपने लंच किया वो भी लिखना है, आपने एक एक चीज लिखनी है उसके अंदर। फ्रूट खाया, लंच किया, सलाद खाया, दाल थी, रोटी थी, चावल थी, या फिर उसके बाद में डिनर में क्या खाया, ए टू जेड लिखा होना चाहिए, ताकि कोई समझदार कोच जब आपका एनालाइज करे तो एटलीस्ट उसको ये भी पता चलना चाहिए कि आपका न्यूट्रिशन पूरा है कि नहीं है। हो सकता है आप अपने आप को 8 घंटे रगड़ रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी डाइट में प्रोटीन ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, जितना मर्जी जोश हो 6 महीने में ऐसे हो जाओगे, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। ठीक है, कई बार विटामिन नहीं है, कई बार मिनरल्स नहीं है, कई बार कुछ अलग चीजें नहीं है, तो क्या होता है कि बॉडी अपनी ढंग से रिस्पॉन्ड कर नहीं पाती है। तो इसके लिए जो है आप हर चीज को मेंटेन रखें। मूड का भी लिखें कि मेरा मूड कैसा है, अच्छा मूड है, गुस्से में हूँ, खुश हूँ, जो भी चल रहा है मूड के अंदर सब लिखना है उसके अंदर, ताकि क्या है जब आपका कोई एनालाइज करे तो उसको सब चीज का डाटा मिले। आपका पल्स रेट भी मिलना चाहिए, आपका बीपी भी होना चाहिए उसके अंदर। बीपी मॉनिटर ले आइए, 1000-1200 रुपए का आता है, सुबह उठे पल्स रेट के साथ में बीपी वगैरह दोनों चीजें आ गई, वो भी लिखिए। प्रैक्टिस के टाइम पे भी किसी किसी दिन आपको लग रहा है कि नहीं आज ठीक नहीं हो रही, तो प्रैक्टिस करते टाइम पे नापिए, आप खाने के बाद नापिए, खाने से पहले नापिए। आपका हर एक स्टेप का आपके पास में रिकॉर्ड होना चाहिए कि आप कब कैसे हैं। अगर मान लीजिए खाना खाते ही आपकी एकदम से बीपी और पल्स रेट बढ़ती है और मैच आपका आ गया 2 बजे, तो 2 बजे से मैच आ गया, आपने 1 बजे खाना खा लिया और 2 बजे एकदम से पंप मार गया आपका बॉडी में शुगर लेवल बढ़ा, खाने में पता नहीं आप क्या खा के आ गए, कंपटीशन में गए, वहां जो घर पे खाते थे वो मिला नहीं, केरला में चले गए, वहां इडली वड़ा सांभर वगैरह कुछ खा लिया, वो आपको सूट नहीं किया और आपका एकदम से बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ गई, या वो ज्यादा स्पाइसी था, वहां के लोग जो दूसरे मसाले वो ज्यादा यूज करते हैं, वो खाते ही आपकी बॉडी के अंदर क्या हुआ कि बीपी और पल्स रेट दोनों बढ़ गया। अब मैच में गए, एक तो प्रेशर तो आपका है वो तो साइड में छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या बॉडी में उस डाइट की वजह से आपके कंपन बढ़ गया, मसाला ज्यादा था। तो ये चीजें आपके पास में लिखित में है, तो कोई भी समझदार आदमी बता देगा उसी को देख करके कि आपने इस दिन आपकी जो लंका लगी थी वो इस वजह से लगी थी, आपका बीपी ज्यादा था और आपका बीपी मैच से 1 घंटे पहले भी ज्यादा था, और आपका बीपी उसके पहले दिन जब आप प्रैक्टिस करने के तब भी ज्यादा था। इट मीन्स की प्रैक्टिस में तो प्रेशर नहीं था, आपने डाइट वो खा रहे हो, इसकी वजह से आपका बढ़ रहा है। तो आपने क्या करना है ये भी पता होना चाहिए कि 2 बजे मैच है, तो सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद 11 बजे 11:30 बजे मैं कुछ और ऐसा खा लूं कि मैं 2 बजे वाले टाइम पे मुझे लंच ना करना पड़े। 4 बजे 6 बजे मैच है, एयर पिस्टल का मैच रात को 10-10 बजे तक भी हुए हैं यहाँ पे नेशनल के अंदर, तो 10 बजे तक भूखा तो नहीं रह सकता, लेकिन उसको इस पार्टीशन में खाइए कि आपकी बॉडी को अलग से कुछ वो ना मिल जाए। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। आज की क्लास में हम ऑलमोस्ट नजदीक पहुंच गए हैं। एक्सरसाइज के बारे में मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया है। एक्सरसाइज में मोस्टली क्या कीजिए, आप स्ट्रेचिंग अपनी एक्सरसाइज में मस्ट रखिए, और उसके बाद में थेराबैंड से एक्सरसाइज कीजिए। जिम वगैरह में कोई भारी वेट वाला उठा पटक बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ना कि ताकत होनी चाहिए। ये जो डोले बनाने वाली ताकत है वो नहीं चाहिए, अपने पास में स्ट्रेंथ चाहिए कि लीन बाजू के अंदर बिना मसल्स के अंदर आपकी स्ट्रेंथ इतनी हो कि आपसे दुगनी मसल के डोले वाले को आप पंजा लड़ाओ तो हरा दो, वो वाली स्ट्रेंथ चाहिए। जैसे बाबा रामदेव कई बार बड़े बड़े पहलवानों से कुश्ती करते हैं और पटक देते हैं, पहलवान बड़े छोटे छोटे आते हैं डोले डंबल मार मार के, लेकिन बाबा रामदेव में क्या वो स्ट्रेंथ है। आसन कीजिए, और किसी भी वेट को उठाने के लिए आपको तब अधिकार मिलता है जब आप अपनी बॉडी को उठा लें। पहले आप अपनी बॉडी को तो उठा नहीं पा रहे हैं और जाकर के वो लगे पड़े वजन उठाने के। कई सारी एक्सरसाइज हैं बैलेंसिंग के लिए। इस पैर को यहाँ पे लगाइए, हाथ दोनों यहाँ पे लगा करके और होल्ड करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद में क्या करना है, आपने इसको ऐसे रखिए, यहाँ आगे रखिए, होल्ड कीजिए। ठीक है, बैलेंस बहुत जरूरी है आपका। बैलेंसिंग के लिए ये कर लिया, इसको साइड में कीजिए। अब इसके बाद में एक हाथ में वेट ले लीजिए, एक में मत लीजिए, तो एक साइड में आएगा तो आपको क्या कंट्रोल और ज्यादा करना पड़ेगा। फिर दोनों हाथ में वेट लीजिए, आगे ले लीजिए, एक आगे लीजिए एक पीछे लीजिए, ऊपर हाथ कीजिए। ये सब में आपको स्टेबिलिटी मिलने लग जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, आंख बंद करके करना है इसी चीज को। तो आंख बॉडी को स्थिरता देती है। बैलेंस बनाने के लिए आंख का खुला होना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही आपने आंख बंद की, आपकी बॉडी गिरने लग जाती है। तो इस चीज का भी आपने पूरा ख्याल रखना है कि बॉडी गिरेगी, उसको रोकने की कोशिश करनी है। तो ये बैलेंसिंग के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। पुशअप्स कीजिए, प्लैंक कीजिए, कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, सिटअप्स करना है, चिनअप्स करना है। नॉर्मल जो एक्सरसाइज है, रनिंग करनी है। रनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर हार्ट रेट। बहुत ज्यादा रनिंग करनी है आपने। रनिंग करेंगे, कार्डियो अच्छा होगा, पिलर्स, बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। सबसे बड़ी बात, ज्यादा पसीना निकलेगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट पंप करेगा। तो जो मैच में यहाँ हार्ट बीट बढ़ती है,
वो हार्ट बीट उसको बढ़ाए हुए रखने की उसकी आदत है, क्योंकि उसने खूब दौड़ लगाई हुई है। जब भागते हैं तो हार्ट बीट खूब होती है, और मैच में भी हार्ट बीट खूब होती है। तो अगर दिल को पहले से आदत होगी खूब सारी पंपिंग करने की, तो यहाँ पे आपका जो एड्रेनलिन है वो नहीं निकलेगा, वो हार्मोन से आप बच जाएंगे, है ना। तो इसलिए आपने क्या करना है, उसको इतना पंप करने की आदत डाल देनी है उसको कि यहाँ पे जब बढ़ी हुई हार्ट रेट हो तो उसके लिए वो नॉर्मल रहे। तो ये नॉर्मल एक्सरसाइज है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट सेशन के अंदर भी आपको अगले सेशन में बताया जाएगा। मेरा आज ये आखिरी सेशन है, और होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। मेरे पास में काफी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स आए हैं। मैंने जो पॉइंट आपको इंक्लूड नहीं भी किया है, तो भी आपको कुछ चीज के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैंने बहुत से इसके वीडियोज बना के, अपने यहाँ के वीडियोज हैं, इसके पहले जो मैंने कुछ एक एकेडमीज में, मेरे पास लॉकडाउन के दौरान रिक्वेस्ट आई थी MS धोनी एकेडमी से और एक भोपाल से, एक पंचकुला से, तो उन लोगों को भी मैंने बताया था। वो सारे वीडियो यूट्यूब के ऊपर हैं, तो वो आप जो है ले सकते हैं। मैं आपको उसके लिए भी लिंक भेज दूं तो बेटर रहेगा। तो और भी कोई आपको जो कोई सवाल हो तो उसके अंदर आपको उसके जवाब मिल जाएंगे। और बाकी ये क्लास सेशन खत्म हो जाए उसके बाद भी कोई वो नहीं है कि आपको मतलब किसी चीज के लिए वो करना है। जब दिल करे आपका, आप अपना KSSR के उसके ऊपर, पेज के ऊपर, साई वाले पे, जहां भी मेरे को आपका क्वेश्चन मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। Let us conclude the session, today's session. Thank you very much, Om Prakash sir. You can upload the link, and from Monday we will start the air rifle session, and the coach who's going to take the air rifle sessions is Mr. Deepak Dubey. Thank you very much. See you on Monday.